तो दोस्तों आज हो गया 3 फरवरी 2023 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलों पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन ने कहा है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, किसी ने भी इस बारे में मुझसे बात नहीं की है, ये कयास है, किसी ने मुझसे इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया है। मैंने इससे पहले पीएम मोदी से कहा था कि मैं उनके साथ हूं, जहां वह चाहते हैं मैं रहूंगा। वही आम चुनाव लड़ने के सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद ये विवाद देखते ही देखते उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है। यही नहीं, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी कर दी है, जिस पर राज शुरू हो गया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश यादव ने पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि इस मसले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही कुछ चौपाइयों के बारे में पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर शूद्र का अर्थ क्या है, मैं शूद्र में आता हूं या नहीं। बीते बुधवार को गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की थी। इस खबर के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा लौटेगा, लेकिन गुरुवार के कारोबार में भी शेयर रेंगते नजर आए। कॉलेजियम मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने पिछले 3 सालों के दौरान कॉलेजियम के 18 प्रस्तावों को वापस कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी तक 6 प्रस्तावों को फिर से भेजा। पिछले कुछ हफ्तों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर कानून मंत्रालय और न्यायपालिका के बीच विवाद जैसी स्थिति बनी रही। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी दिनों दिन मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी ग्रुप के गिरते स्टॉक और एफपीओ को वापसी को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और इस मामले की जांच करवाने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को विपक्षी दलों ने बैठक की और इसके बाद संसदीय पैनल या फिर सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति कमेटी द्वारा गौतम अडानी के खिलाफ लगने वाले फ्रॉड के आरोपों की जांच करवाने की मांग की है। हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही कल यानी शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 निर्वाचन सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि एक ही व्यक्ति को एक चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून भारत के नागरिकों को इसकी छूट देता है। अगर कोई बदलाव करनी है तो संसद के पास जाना चाहिए, संसद के पास ही इसका अधिकार है। अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी विनय सक्सेना पर सवाल उठाया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली में गंदी राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से रोका जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 40% काट दिया। शायद मोदी जी के हिसाब से गरीब अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार के प्रयास की जरूरत नहीं है, सबका विकास जैसे नारे काफी है। श्रृंगार गोरी और ज्ञानवापी केस में हेट स्पीच मामले को लेकर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया था। इस मामले में कई सुनवाई के बाद मंगलवार को बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। यदि यह फैसला वादी पक्ष के हक में आता है तो असदुद्दीन ओवैसी और सपा सुप्रीमो पर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। आम चुनाव 2024 से पहले पेश पूर्ण बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने ही अहम नारे पर पलटी मार ली है। 2019 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आपको बता दें कि इस बार केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट पिछले साल की तुलना में 38% घटा दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी को एमसीडी मेयर चुनाव होने वाला था, लेकिन उस दिन सदन में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जबरदस्त झड़प हुई थी। हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था और मेयर का चुनाव नहीं हो सका। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 3, 4 या 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था।
एलजीबी के सक्सेना ने 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक आयोजित करने के लिए मंजूरी दे दी है। अडानी और हिंडनबर्ग के विवाद में एलआईसी हुआ पस्त, निवेशकों के डूबे 65,400 करोड़। जी हां, आपको बता दें कि गौतम अडानी समूह और हिंडनबर्ग विवाद की वजह से अडानी समूह के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स के कई स्टॉक्स धाराशायी हो गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के शेयर भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की आर्थिक समीक्षक विवेचना कर रहे हैं, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने भी है। आपको बता दें कि 2018 के बाद पहली बार मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। माना जा रहा है कि इससे सैलरीड क्लास का वो हिस्सा खुश हो सकता है जो निम्न मध्यम वर्ग में आता है, और अक्सर शहरी मध्य वर्ग को बजट में नजरअंदाज करने के आरोप झेलने वाली सरकार ने ये फैसला लेकर उनका जवाब दिया है। यही नहीं, इस बजट में सरकार ने ग्रामीण गरीबों को भी साधने की कोशिश की है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने एक हफ्ते में ही 330 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर डाला है। आपको बता दें कि फिल्म ने कई देशों के बॉक्स ऑफिस से कुल 634 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने एक हफ्ते में इतने करोड़ रुपए की कमाई नहीं की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को मित्रकाल बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मित्रकाल बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 1% सबसे अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, 50% गरीब लोग 64% जीएसटी देते हैं, 42% युवा बेरोजगार है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग हमारे बच्चे को हिंदी और संस्कृत पढ़ने का ज्ञान देते हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। बुधवार को जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान विरोधी लोगों को 2024 में देश की गद्दी से उतारेंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। अब की बार भी मोदी जी का बजट सबका साथ सबके विकास के नारे को झुठला देने वाला बजट है। अब की बार की बजट में भी देखा यही गया है कि पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाने का मौका दिया गया है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, देहात के उत्थान के लिए कोई चीज इसमें सामने में दिखती नहीं है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसे बहुत कम दिए गए हैं। मनरेगा का पैसा नहीं बढ़ाया गया है। डीजल पेट्रोल की कीमत में कोई काबू पाने की कोई बात नहीं कही गई है। दूसरी तरफ पर बिहार में एक एम्स जो बनना था दरभंगा में, उसके लिए फंड अलॉट नहीं किए गए हैं। किसानों को एमएसपी का जो मामला था, जिसके लिए लोग दिल्ली के बॉर्डर पर इतने दिनों तक 13 महीने तक लोगों ने धरना दिया, उस पर भी कोई बात नहीं बन पाई है। तो ये बजट मिला जुलाकर मोदी जी का एक बार फिर मुट्ठी भर लोगों का साथ और विकास और बाकी लोगों का विनाश वाला बजट है। इस बजट की जितनी भी निंदा की जाए कम है।